हेलो फ्रेंड्स, टैक्सेशन के इस फाइनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में। और जानेंगे कि ये कैसे लाया गया और क्यों लाया गया और इसमें कौन कौन से टैक्स इन्वॉल्व है, तो ये अच्छा है या बुरा है। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों पर रोशनी डालेंगे। ये इस टैक्सेशन सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जीएसटी से पहले इंडिया में क्या था कि जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारी स्टेट्स है, 28 उस टाइम भी थी जीएसटी से पहले भी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक स्टेट में डिफरेंट टैक्स लगता था, दूसरे स्टेट में डिफरेंट टैक्स लगता था, एक ही आइटम चाहे क्यों ना हो। तो डिफरेंट स्टेट्स का अपना टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था और फिर सेंटर अपना टैक्स भी लगा लेता था। तो यहाँ पे जिस किसी को भी बिजनेस करने का सोच रहा था, जो भी बंदा बिजनेस करने का सोच रहा था, या जो भी बाहर से कोई कंपनी फॉरेन कंट्री से यहाँ बिजनेस करना चाहती थी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी और वो इस डायलेमा में पड़ जाते थे कि कहाँ पे बिजनेस करें, किस स्टेट में बिजनेस लगाएं, कल को क्या हो सकता है ये पता नहीं। तो अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा थी और इस टैक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टैक्सेस थे। तो इसके लिए एक बंदे को अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता तो उसको मतलब टैक्स का एक गुरु होना चाहिए था, क्योंकि अगर उसको टैक्स के लॉज का पता नहीं होता तो वो टैक्स कैसे मतलब वो बिज़नेस कैसे सफल हो पाता उसका। तो चलिए हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं इसके जीएसटी के बैकग्राउंड में। तो इंडिया में सबसे पहले क्या था, एक ही कंट्री, बहुत ज़्यादा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज भी, तो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ करते थे। और ये जो इनडायरेक्ट थे टैक्सेस थे, तो इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया था। ये जीएसटी जो यहाँ पे लागू है, तो ये ऑलमोस्ट लगभग 160 कंट्रीज़ दुनिया में है, उन्होंने भी लगाया है ये जीएसटी। और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि फ्रांस पहली ऐसी कंट्री थी जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया 1954 में। और कनाडा इकलौता ऐसा मुल्क था 2017 तक जिसमें डुअल जीएसटी हुआ करता था। लेकिन अब इंडिया में भी डुअल जीएसटी है, यानी स्टेट्स के लिए अलग जीएसटी है और सेंटर के लिए अलग जीएसटी है। अगर ये एक ही जगह कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 18% है तो 9% स्टेट को जाता है, 9% सेंटर को जाता है, या यूटी को जाता है आधा, या सेंटर को जाता है आधा। तो यहाँ पे भी डुअल जीएसटी सिस्टम चलता है। और रेट ऑफ जीएसटी जो है, स्टैंडर्ड रेट है वो 15 to 20% के अराउंड है। और इंडिया में जो जीएसटी है वो 0% से स्टार्ट होकर 28% तक जाता है। 0% एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए है और 28% मोस्ट लग्जूरियस गुड्स जो यहाँ पे माने जाते हैं उनके लिए 28% है। तो हम बात करते हैं अब फेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी मतलब कैसे आया, कब से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई, इसके बारे में लोगों ने कब सोचा, हुकूमत ने कब सोचा। तो सबसे पहले एनडीए गवर्नमेंट थी, वाजपेयी सरकार थी 2000 में। तो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे असीम दास गुप्ता, तो उन्होंने एक कमेटी सेटअप की, जीएसटी रिव्यू कमेटी। तो उसके बाद 2002-2004 में कैलकर टास्क फोर्स बनाया गया, कैलकर टास्क फोर्स बनाया गया। तो इस कैलकर टास्क फोर्स ने डिफरेंट इस टैक्स स्ट्रक्चर को स्टडी किया कि जीएसटी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किन गुड्स पे लगना चाहिए, इसमें कौन से टैक्सेस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। तो ये स्टडी करने के लिए कैलकर टास्क फोर्स बना दिया गया, कैलकर कमेटी बना दी गई। फिर 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, और जिसमें पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। तो उन्होंने जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात कही और ये कहा कि 1 अप्रैल 2010 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रपोजल रखा कि 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी और ऑल ओवर इंडिया। तो फिर उसके बाद 2007 में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स बना दिए गए, तो ताकि वो डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। फिर 2007 में एक डिस्कशन सबमिट किया गया किस बारे में, जॉइंट वर्किंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, उनके जॉइंट वर्किंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की दी थी, तो डिस्कशन रिपोर्ट उस पर सबमिट किया गया। फिर 2008 में जॉइंट वर्किंग कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया। 2008 में कैलकर टास्क फोर्स ने, कैलकर कमेटी ने सजेस्ट किया कि सभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको अंडर जीएसटी यूनिफाई किया जाएगा। और फिर क्या हुआ कि 2008 में गवर्नमेंट ने जो जेडब्ल्यूसी उसको एक्सेप्ट किया, और उसकी कोई उसमें इस जो जीडब्ल्यूसी की रिकमेंडेशन थी, जॉइंट वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनको एक्सेप्ट किया। और फिर 2009 में प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, मनमोहन सरकार में। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जीएसटी कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी। और उसने भी बताया कि जो प्रपोज्ड डेट उसने बताया कि वो 1 अप्रैल 2010 ही रहेगा, जैसा कि पहले बताया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा। तो 2009 में फिर AC हेडेड बाय एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय असीम दास गुप्ता पुट फॉर द फर्स्ट डिस्कशन पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रपोज्ड जीएसटी रिजीम। और ये बताया असीम दास गुप्ता के अंडर जो कमेटी थी, एम्पावर्ड कमेटी थी, तो उसने बताया कि जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से टैक्सेस आएंगी, कितना टैक्स किस चीज़ पे लागू हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 2010 में गवर्नमेंट ने इसके लिए जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए बजट भी एलोकेट किया 1133 करोड़, ताकि जो डिफरेंट यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स इंस्टीट्यूशन है, कलेक्शन की अथॉरिटीज़ है, उनको कंप्यूटराइज किया जाए, रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाए। तो उसके लिए 1133 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए।
ताकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस साथ में ये भी बताया कि जीएसटी के लिए एक और साल दिया जाए, एक साल के बाद अब 2010 में नहीं 2011 में अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा था। तो फिर क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने 115th अमेंडमेंट बिल लाई अबाउट दी जीएसटी, लेकिन उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली और वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकी, और साथ में स्टेट्स का भी उसको अप्रूवल नहीं मिल सका। तो इस तरह से फिर 2012 में जो स्टेट्स को डेडलाइन दी गई कि वो दिसंबर 2012 तक अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, इसके बारे में जो उनके कंसर्न्स है वो बता दें। 2013 में फिर क्या हुआ कि सेंटर ने 9,000 करोड़ स्टेट्स को कंपनसेशन देने की बात की, और कहा कि टैक्स रिफॉर्म्स लाने के लिए उनको स्टेट्स को 9,000 करोड़ कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उनको लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा। 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, और इसको एक्सेप्ट किया गया। और 2014 में जो अमेंडमेंट बिल थी वो लैप्स हो गई, वो क्योंकि पास ही नहीं हो सकी। तो फिर 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो बीजेपी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोदी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 122nd अमेंडमेंट बिल लाई, लेकिन ये पास नहीं हो सकी राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा में जो अपोजिशन के जो ज़्यादा मेंबर्स थे, तो उन्होंने उसको अपोज किया। लोकसभा में ये इजीली पास कर पाए, लेकिन राज्यसभा में इसको बहुत मुश्किल हो गया, वो वहाँ से पास नहीं हो सका। फिर 2015 में ही राज्यसभा ने इसको अगेंस्ट वोट किया। फिर 2016 में क्या हुआ कि जीएसटी की रेट फिक्स की गई 18% के अराउंड, और फिर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज द ड्राफ्ट मॉडल, और ड्राफ्ट मॉडल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि कहा कि जीएसटी में क्या क्या चीज़ें होंगी, जीएसटी में किन चीज़ों पे कितना टैक्स हो गया, और फिर लोगों के सजेशन के लिए इसको आउट किया, तो पब्लिक किया, इसको प्रेस में निकाल दिया ताकि लोगों से सजेशन ली जाए जीएसटी के बारे में। तो 2016 में फाइनली जो अपोजिशन था उसने इस बात को एग्री किया कि इस बिल को पास किया जाए, जीएसटी को, क्योंकि ये सब का एक बिल था। फर्स्ट इसको स्टार्ट तो किया वाजपेयी सरकार ने, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको पास करने की कोशिश की, और फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर इसको बीजेपी के सरकार में ही पास किया गया। तो इस तरह से 2016 में इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, और 2016 में ही ये पास हो गया। और 2016 में ही आसाम फर्स्ट स्टेट ऐसी बन गई, और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, तो जिसने जीएसटी का बिल पास करवाया अपनी असेंबली से। और फिर बिहार ऐसी फर्स्ट नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट बन गई जिसने जीएसटी का बिल पास करवाया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से। और सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल बनाया गया टू डिसाइड द टैक्स रेट्स, एग्जम्पशन लिमिट्स एटसेट्रा। तो फिर क्या हुआ कि 2016 में सितंबर के महीने में जीएसटी नेटवर्क को बना लिया गया, फॉर्मड ऑनलाइन नेटवर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसमें ये डिफरेंट इश्यूज़ वगैरह जो लोगों के आ रहे थे, तो उनको सॉल्व करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी नेटवर्क फॉर्म बना लिया गया 2016 में। तो मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने जो रेट्स फिक्स की वो थी 5%, 12%, 18% एंड 24%। एंड तो ये रेट्स फिक्स की जीएसटी काउंसिल ने। और फिर इसको जो लॉन्च डेट बताया गया मई में जीएसटी का लॉन्च डेट बताया गया 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई 2017 को ये बिल इम्प्लीमेंट की गई, ये जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया पूरे इंडिया में। कब? 1 जुलाई 2017, डेट याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसको इसी में रखा गया है। ड्यूटीज ऑन एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स कॉमनली नोन एज सीवीडीज, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स या सर्विस टैक्स भी इसी में आता है। सेंट्रल सरचार्ज और सेस सो फॉर दे रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, या स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स या एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्ज, सेस, एक्साइज, ऑक्ट्री, सेल्स टैक्स, सेनवैट, सर्विस टैक्स, टर्नओवर, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती है। इनको सबको क्लब किया गया, एक ही टैक्स बना लिया गया इनके लिए, और वो था जीएसटी। और अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है इसके, बहुत सारे एडवांटेजेस है हालांकि। तो इसका है, फर्स्ट एडवांटेज इसका है कॉमन नेशनल मार्केट, वन नेशनल टैक्स। अगर एक मार्केट आपके पास है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, वो इसने फुलफिल किया। कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट, फॉर एग्जांपल टैक्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए, तो इसने वो चीज़ भी अवॉइड कर दी, इसने वो चीज़ भी हटा दी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट बना लिया, जहाँ पे बनाया एक टैक्स लग गया, जहाँ पे चला गया वहाँ पे रास्ते में टैक्स लग गया, जहाँ पहुँच गया वहाँ पे टैक्स लग गया, जहाँ उसका सेल हो रहा है वहाँ पे टैक्स लग जाता था। तो ये चीज़ें वहाँ इसने दूर कर दी, एक ही जगह पे टैक्स लग जाता है अब, तो इसमें वो परेशानी भी नहीं रह गई। इनक्रीज एग्जेप्शन लिमिट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, तो छोटे ताजरों को कुछ फ़ायदा हुआ, उनके लिए डिफरेंट स्लैब्स रखे गए हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्लैब में जाना चाहते हैं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उनको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और ये जो जीएसटी है छोटे बिजनेस के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो
और क्या है रिड्यूस टैक्स कंप्लाइंसेस। तो इसमें लोगों को मतलब ज़्यादा फिर अब ज़्यादा टेंशन ये नहीं है कि टैक्स रेट क्या है, ज़्यादा मतलब टैक्स लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टैक्स लॉज पढ़ लिया तो बस हो गया। तो इसमें और क्या चीज़ है, रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग रिटर्न्स, उनमें आसानी हो जाती है, सब ऑनलाइन सिस्टम है तो इसमें बहुत कम टाइम लग जाता है, तो आसानी के साथ ये चीज़ें हो जाती है। अब जीएसटी के आने से रेगुलेटेड अनऑथराइज्ड एज पर टूरिज्म इकोनॉमिक सर्वे पोस्ट दे, तो इसमें क्या देखा गया है कि जो टैक्स भरने वाले लोगों की शरह है वो हैज़ बीन 50% इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स है उनका जो तादाद है वो 50% बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू 16-17 से पहले जो ईयर्स आते थे तो उनमें बहुत ज़्यादा लोग टैक्स नहीं पे करते थे, लेकिन अब लोग टैक्स पे करना शुरू किया है लोगों ने जो टैक्स सिलेबस के अंदर आते हैं। तो इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इसमें डिसएडवांटेजेस थी। फॉर एग्जांपल इंक्रीज कॉस्ट होती है सॉफ्टवेयर परचेज, तो ये कोई बड़ा यहाँ पे कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये टाइम बिंग के लिए है। केम इन मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो जुलाई में आ गया तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, एक साल के लिए तो थोड़ा सा गुजारा तो करना पड़ता है ना, तो ये चलाना पड़ता है कभी कभी। जीएसटी विल मीन एन इंक्रीज इन ऑपरेशन कॉस्ट, तो जीएसटी प्रोफेशनल हायर करने पड़े लोगों को, लेकिन ये एक वन टाइम जो कॉस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इसमें डिसएडवांटेजेस में, जो वन टाइम कॉस्ट है, जो मतलब बार बार खर्च नहीं करना है, जो एक बार खर्च किया तो बस हो गया। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा सा टैक्स बर्डन हो गया। तो जीएसटी एक ऑनलाइन टैक्सेशन है, तो इससे लोगों को परेशानी हुई जिनको ऑनलाइन का कुछ पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको ये लग रहा है कि ये एडवांटेजेस सिस्टम है, तो इसमें लोगों को अब परेशानी नहीं होती है, उनको लगता है कि ये ही अच्छी चीज़ है इन कंपैरिजन टू जो पहले था। तो जीएसटी जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पे दो किस्म के टैक्सेस लगते हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस जो इन्वॉल्व है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें आता था स्टेट सेल्स, वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ऑक्ट्री एटसेट्रा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह इसमें आता है। तो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर एक नेशन है एक ही टैक्स होना चाहिए, तो ये एक ऐसा मेथड है, ये कंप्रहेंसिव मेथड है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, इनडायरेक्ट टैक्स का एक कंप्रहेंसिव मेथड है। तो अर्लियर लोगों को क्या करना पड़ता था, वैट रजिस्ट्रेशन, सीएसटी वैट रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो अब सिंपली उनको जीएस रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ऑनलाइन, और फिर सब उनके रिटर्न वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो इसमें अब हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे अबाउट द जीएसटी। तो उसमें क्या आता है, मेजर टाइप्स जो जीएसटी के हैं वो है CGST, SGST, IGST, UTGST। तो ये सिंपल, बहुत सी सिंपल है। तो C लगा दिया वो सेंट्रल जीएसटी बन गया, S लगा दिया तो स्टेट जीएसटी बन गया, I लगा दिया तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बन गया, UT लगा दिया तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी बन गया। तो ये कोई खास ऐसी बात नहीं है कि डिफिकल्ट चीज़ है। तो जीएसटी रेट्स इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट चीज़ों की, एग्रीकल्चर के लिए 0% जीएसटी है, ज्वेलरी के लिए 3%, मास कंजप्शन के जो आइटम्स हैं जो लोग डेली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की चीज़ें हैं, उन पर 5% जीएसटी है। स्टैंडर्ड रेट जो है वो 12 to 18% है, और कुछ जो लग्जूरियस आइटम्स है या कुछ जो फॉर एग्जांपल सेहत के लिए ख़राब है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों पे 28% टैक्स लगा दिया गया है जीएसटी में। तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं CGST, SGST और UTGST के बारे में। तो ये सब एक ही चीज़ है। CGST का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई खास बात नहीं है इनमें, आप सिंपल बेफिक्र रहिए कि ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द स्टेट, स्टेट एंड सेंटर, या यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर के बीच में, है ना। तो यहाँ पे हम मिसाल लेंगे, एक एग्जांपल है। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है कर्नाटका में, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, कर्नाटका में मैन्युफैक्चर हो गई, उस पर जीएसटी लग गया 18%। कितना लग गया, 18%। तो इसका जो कीमत है वो 10,000 रुपया है। अगर किसी चीज़ का कीमत, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फ़ोन बन गया जिसका जो कीमत है वो 10,000 है, 10,000 उसका कीमत है। तो उस पर जब 18% लगेगा, 18% जब उस पर जीएसटी लगेगा, तो उसका जो कॉस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 11,800 रुपया, 11,800 रुपया जब उसका बन जाएगा। और इसमें जो टैक्स है वो कितना हो गया, 1800 टैक्स हो गया, 1800 इसमें 1800 को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ कर्नाटका में बनती है तो इसका जो टैक्स है वो दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उसको यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 900। कितना बन जाएगा, 900 कि कौन लेगा, 900 लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST यहाँ पे हो गया 900, और जो बाकी बच गया बाकी 900 वो बन गया क्या, SGST। कर्नाटका को मिलेगा 9%, सेंटर को मिलेगा 9%। क्या हुआ, आधा आधा दोनों को मिल गया, है ना। ये हो गया सिंपल, क्या हो गया, स्टेट जीएसटी और सेंटर जीएसटी, आगे ना। और अब बात है UTGST की। अगर कोई चीज़ यूनियन टेरिटरी में बनती है तो वहाँ पे 18% ऐसे ही लगता है, तो वहाँ पे
स्टेट के बदले क्या हो गया, स्टेट के बदले वहाँ पे आएगा UTGST है ना, वहाँ पे UTGST आ जाएगा और बाकी वो सेंट्रल GST ऐसे ही रहेगा और UTGST यहाँ पे रहेगा 900 फिर, और इनको मिल जाएगा, सेंटर को मिल जाएगा 900। तो इसी तरह से ये सेंट्रल GST और UTGST ये दो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड GST के बारे में। हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड GST क्या चीज़ है। इंटीग्रेटेड GST सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डेस्टिनेशन GST है। क्या है, डेस्टिनेशन GST भी कहा जाता है। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया, अगर कोई चीज़ कहीं पे भी इंडिया में बन जाए, कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो जाए, वहाँ पे उस पर टैक्स नहीं लगता, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स कहाँ पे लगता है, और टैक्स किसको मिलता है, जहाँ पे वो कंज्यूम हो जाए, जहाँ पे वो कंज्यूमर स्टेट जो है वहाँ पे टैक्स लगेगा, और आधा किसको जाएगा, हाफ जाएगा, 1/2 जाएगा सेंटर को, और 1/2 जाएगा किसको, जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है, कोई चीज़ है जो कर्नाटका में बनती है जिस पे GST लगता है कितना, 18% है। 18% GST पे किसी चीज़ पे लग गया, और इस चीज़ को हम ले रहे हैं। कर्नाटका में एक फ़ोन बन गया 10,000 का, और वही फ़ोन हमने कर्नाटका से उठा लिया और उड़ीसा भेज दिया। तो इस पर अब 18% जो GST लगना है, उसमें से आधा किसको मिलने वाला है, 900 रुपया GST का सेंटर को मिलेगा। इसमें आ जाएगा CGST आ जाएगा 900 रुपया, और फिर डेस्टिनेशन SGST इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 900 रुपया इसमें आ जाएगा। दो चीज़ें। तो आपको अब ये समझ आ गया कि ये जो इंटीग्रेटेड GST है ये कहाँ पे लगता है, जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो कर्नाटका है इनको क्या फ़ायदा हुआ, इनको टैक्स नहीं मिला है ना, मतलब प्रोडक्ट यहाँ उनके यहाँ बन गया, कर्नाटका में प्रोडक्ट बन गया, लेकिन टैक्स इनको कुछ नहीं मिला, तो इनको क्या फ़ायदा है। हाँ, फ़ायदा है कर्नाटका को क्या फ़ायदा मिला, जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बन गई है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल गई, वहाँ पे उन्होंने लोग लगा दिए, और उनकी वहाँ पे फैक्ट्री है, तो वहाँ पे फैक्ट्री जब चलती है तो उसका जो डिफरेंट फ़ी है, डिफरेंट चार्जेस है फैक्ट्री के, वो देने पड़ते हैं, तो उनको वो चीज़ें मिल गई है ना, तो उनको भी फ़ायदा मिल गया। और जिन्होंने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया उनको भी, उड़ीसा वालों को भी फ़ायदा मिल गया, कर्नाटका वालों को भी फ़ायदा हो गया, और ऊपर से किसको, सेंटर को भी फ़ायदा मिल गया, सेंटर को भी अपना शेयर बैठे बैठे मिल गया। तो ये थी कुछ टर्म्स रिगार्डिंग द GST। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिला होगा कि क्या है टैक्सेशन, क्या है टैक्स लॉज, और डिफरेंट टैक्सेस के बारे में, फॉर एग्जांपल GST या इनकम के बारे में, और टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। तो इसमें मैंने डिटेल में बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन एक लेमन्स लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की कि कौन क्या होता है, कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको, अगर मेरे ख्याल में जितना ज़रूरत था आपके लिए, थोड़ी प्रीलिमिनरी नॉलेज के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। और अगर आप वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिएगा, लिंक से डाउनलोड कीजिए इस वीडियो का जो PDF